न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की प्रशंसनीय स्थिति। तो चलिए टॉपिक को देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हम किन डायमेंशंस पे इस पे चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में क्यों है। उसके अलावा देखेंगे कि जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके मुख्य बिंदु देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि इसके उपयोग कहां-कहां किए जाते हैं, उससे जुड़ी चुनौतियां और आगे की राह क्या हो, और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न जो कि आपके मेंस पेपर से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्योंकि आज का टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो ये आपके जीएस पेपर 3 में जो है कवर होगा, और इससे रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज है वो आपके जीएस पेपर 4 में कवर होंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। हाल ही में रिपोर्ट आई है पीडब्ल्यूसी इंडिया की, जिसमें यह पाया गया कि कोविड-19 के दौर में भारत द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग था उसमें वृद्धि दर्ज की गई है लगभग 45% की। लगभग 45% की जो है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, और इस तकनीक को अपनाने से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा बेहतर जो है इसमें बेहतर अपेक्षा की जा रही है। अब जान लेते हैं रिपोर्ट के कुछ अन्य मुख्य बिंदु। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत में जो है 45% बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो ये सबसे ज्यादा है। भारत जो है इसमें टॉप पर है। उसके बाद आता है अमेरिका, जिसमें 35% दर्ज की गई है, यूके में 23% और जापान में 28%। जो 70% एंटरप्राइज जो है ऐसा है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की दिशा में प्रयास भी किए हैं, और यह है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है। जो भारतीय संगठन है उनके द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है प्रयोग किया जाएगा, और पारंपरिक तरीके यानी कि जो पुराने तरीके थे उनके जगह जो है ऑटोमेट वैल्यू चेन प्रोसेस का जो है अपनाया गया है। ऑटोमेट वैल्यू प्रोसेस यानी कि जो एक ऑटोमेटिक जो होता है सिस्टम स्टेप बाय स्टेप, उसको अपनाया जाएगा। उसके अलावा भारत का भी जो है तकनीक पर अधिक फोकस किया जाएगा, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोविड-19 के दौर में जिसको भी कोविड पॉजिटिव निकलता था उसके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जाती थी कि वो किस किस से मिला, किसके साथ रहा, तो वो एक तरह से इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसके अलावा कॉन्टैक्ट थर्मल स्क्रीनिंग, इसका मतलब है कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो टेम्परेचर चेक किया जाता है आजकल, तो उसे थर्मल स्कैनिंग कहते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय में, स्टार्टअप्स में, इनमें भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित जो है डायग्नोस्टिक गाइडेंस सिस्टम्स का विकास और वायरस के फैलाव का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकेगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके मुख्य बिंदु हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब हम मानव के सोचने की क्षमताएं, जो इंसान के सोचने की क्षमता है, जब उसको किसी मशीन में डाल देंगे तो क्या होगा, तो वो कहलाता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जो है जैसे कि रोबोटिक सिस्टम आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये सब जो है आर्टिफिशियल जो है उसमें ही आते हैं। ये बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह जो है सोचने का जो है इनका प्रयास होता है इसमें। उसके अलावा विभिन्न परिस्थितियों में जिस तरह इंसान सोचता है उसी तरह से अगर मशीन सोचने लगे और उसी तरह से जो है उस पर रिएक्ट करने लगे या उसी तरह से काम करने लगे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का ये एक तरीका होता है। उसके अलावा विशिष्ट कार्यों यानी कि जो स्पेशल वर्क्स होते हैं उनको एक युक्ति मतलब एक ट्रिक से जो है उनको सॉल्व करना, ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अब जान लेते हैं भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्या संबंध है उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सऊदी अरब में 2016 में एक रोबोट जो है वो बनाया गया था जिसका नाम है सोफिया। उसमें जो है बिल्कुल मानव की तरह हाव भाव और सब कुछ जो है देखा गया। उसके बाद बाकायदा उसको 2017 में नागरिकता भी प्रदान की गई थी। 2017 में इंडिया में जो है टेक फेस्ट हुआ था, वहां पर भी सोफिया को बुलाया गया था, लाई गई थी वो यहाँ पर, और आप मानेंगे नहीं कि उसने भारत की तरह ही वेशभूषा पहन के वो आई थी और उसने हिंदी में बात भी की थी लोगों से। तो चलिए अब जान लेते हैं भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या संबंध है। AI रेडिनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट है जो कि ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स द्वारा जारी की जाती है।
तो उसमें भारत जो है 40वें स्थान पर है। उसके अलावा नीति आयोग द्वारा 2018 में एक राष्ट्रीय रणनीति भी जारी की गई थी। उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसको अपनाना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया जाता है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत हद तक जो है फायदेमंद रहेगी। उसके अलावा कृषि में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इसको अपनाकर वृद्धि की दर जो है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। नीति आयोग द्वारा भी जो है 2019 में एरावत जो है एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया था, एरावत नाम का, जो एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज असिमिशन प्लेटफॉर्म। तो ये है हमारी एरावत की फुल फॉर्म। अब जान लेते हैं कि इसमें भारत के से जुड़ी इसमें क्या चुनौतियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने में। तो सबसे बड़ी बात है इसमें बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। जब एक इंसान का काम एक मशीन करने लग जाएगी तो इंसानों की क्या जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह जो है ये बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो है एक सहयोग, एक कोऑपरेशन की कमी है, ठीक है। और उसके बाद हॉस्पिटल चेन में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड पॉलिसी का अनुसरण भी काफी धीमा है। उसके बाद महत्वपूर्ण डाटा ही उपलब्ध नहीं है, डाटा की प्राइवेसी का खतरा है। जब मशीन के द्वारा काम किया जाएगा तो जाहिर बात है कि जो लोगों की प्राइवेसी है उसको भी खतरा पहुंचने का जो है चिंता है। उसके अलावा सुरक्षा की भी चिंता जताई जा रही है। उसके बाद डाटा का रेगुलेशन भी बेहतर नहीं है और रोजगार की समस्या जो कि मैंने आपको भी बताया। आगे देख लेते हैं कि इसके उपयोग कहां कहां किए जाते हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है विभिन्न क्षेत्रों में इसमें जो है अगर इसका यूज किया जाए तो इसमें वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है भारी उद्योग और अंतरिक्ष। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है। उसके अलावा कठिन अन्वेषण का कार्य, यानी कि जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते, मान लीजिए कि हम लोग डीप माइनिंग करने का सोच रहे हैं और उसमें इंसान इतनी जल्दी से नहीं कर सकता, तो वहां पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य में बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। उड्डयन में जैसे कि जो पायलट्स वगैरह हैं उनके लिए एक प्रॉपर जो है सिस्टम बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, या फिर जो है एयर ट्रैफिक के कंट्रोल में भी इसका यूज किया जा सकता है। वित्त यानी कि फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि इससे जुड़ी चुनौतियां क्या है। अगर इसका यूज किया जाता है तो इससे क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर मशीन ही काम करने लगेगी तो इंसान की क्या जरूरत। और एक अध्ययन के मुताबिक पाया गया है कि अमेरिका में अगले 2 दशकों तक लगभग 1.5 लाख नौकरियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद पूंजी सृजन, जब मैन्युफैक्चर बढ़ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से, तो जो पूंजी सृजन होगा उसका उपयोग, उसका जो है संतुलित वितरण, उसका जो है एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा मानव व्यवहार में परिवर्तन, अब इसको हम 2 एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। एक तो जो है अगर मशीनें काम करेंगी तो उससे मानव भी जो है वो इनसिक्योर हो सकता है। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर मशीन इंसान को ही अपना दुश्मन समझ बैठे तो क्या होगा। इसके संदर्भ में आप एक काल्पनिक फिल्म्स भी है कुछ, जैसे कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, टर्मिनेटर हो गई, रोबोट हो गई, आपने उसमें देखा ही होगा कि किस तरह रोबोट ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। तो ये भी एक, अगर ऐसी चुनौती आ जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। उसके बाद त्रुटियों में सुधार का प्रश्न, यानी कि अगर मशीन ने कोई गलती कर दी तो उसका क्या होगा। उसके बाद रोबोट सेना से सुरक्षा को भी खतरा है, क्योंकि अगर रोबोट सेना हो जाएगी तो उससे सुरक्षा में जाहिर बात है खतरा आएगा ही। उसके बाद विकासशील देशों के सामने धन की समस्या, यानी कि जो विकासशील देश है जैसे भारत है, अब रोबोटिक वाला काम है, इसमें जाहिर वो जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी। जो विकासशील देश हैं उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए धन की समस्या का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। तो अब जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो।
सबसे पहली बात है तो बेरोजगारी की समस्या पर विचार करना जरूरी होगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन्स का यूज ज्यादा हो जाता है तो बेरोजगारी जो सृजित होगी उसका क्या होगा। उसके बाद कानूनी मुद्दे यानी लीगल इश्यूज से निपटने के लिए एक तंत्र भी स्थापित करना होगा। उसके अलावा एजेंसीज और अकादमियों के बीच में एक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो एजेंसीज होंगी और जो अकादमीज होंगी उनमें जो है एक सहयोग होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस्ड कोऑपरेशन होना चाहिए। उसके अलावा स्कूली स्तर पर सरकारी पहलों पर भी ध्यान देना होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का प्रश्न। औद्योगिक क्रांति 4.0 के दौर में भारत के आर्थिक विकास को गति देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काफी महत्व है। बताइए कि भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने की दिशा में क्या कार्य किए हैं, साथ ही इससे संबंधित संभावित नैतिक सरोकारों को भी गिनाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।